हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है JMR की इस ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम दोस्तों राजस्थान के भूगोल और अर्थव्यवस्था पर तीसरी क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। हमने ये महा मैराथन क्लास 11,000 प्रश्न की सॉल्व करने का टारगेट लिया है। RPSC और RSMSSB के द्वारा 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हम इस क्लास में शामिल करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में आपको बहुत ही लाभान्वित होंगे। इससे रीट हो, वीडियो मेंस हो, पटवार, JN, RAS, इन्वेस्टिगेटर या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, सबके लिए ये क्लास लाभदायक होगी। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राकृतिक आपदाओं यथा अकाल, भूकंप, बाढ़ आदि से निपटने हेतु स्थापित प्राकृतिक आपदा राहत कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः कितना है? दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको 5 सेकंड में अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है और अंत में जब ये क्लास समाप्त हो जाए तो आपको खुद का एनालिसिस करके आपको ये देखना है कि आपने इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है, और मुझे कमेंट में आपको बताना होगा कि कितना आपने क्वेश्चन स्कोर किया है। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन ए लीजिए, 1:1, ऑप्शन बी 3:1, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 4:1। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, बताइए। प्राकृतिक आपदाओं के निपटने के लिए अकाल, भूकंप, बाढ़ आदि से निपटने हेतु स्थापित प्राकृतिक आपदा राहत कोष में केंद्र और राज्य का सरकार का अनुपात क्या है? 1:1। क्वेश्चन नंबर 2, निर्धनता रेखा पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किसके आधार पर होता है? निर्धनता रेखा पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किसके आधार पर होता है? ए, प्रति व्यक्ति आय स्तर, बी, प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर, सी, प्रति व्यक्ति ऋण स्तर, और डी, प्रति व्यक्ति मजदूरी स्तर। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? समय शुरू हो चुका है आपका। निर्धनता रेखा का निर्धारण किसके द्वारा आधार पर किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 3, 10वीं पंचवर्षीय योजना का ध्येय वाक्य क्या था? उसका ध्येय वाक्य क्या था? ए, न्यायपूर्ण वितरण व समानता, बी, स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता, सी, आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था की स्थापना, डी, समानता पर आधारित सतत विकास। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? 10वीं पंचवर्षीय योजना का ध्येय वाक्य क्या था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा समानता पर आधारित विकास, सतत विकास। समानता पर आधारित सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। और कौन से वर्ष में इसे घोषित किया गया? ए, 1984, बी, 1958, सी, 1948 और डी, 1953। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? समय शुरू हो चुका है। बास्केटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1948। 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग रेगिस्तान है? ए, लगभग 1/4, बी, लगभग 1/3, ये होगा 1/3 है ना। ठीक है दोस्तों, ये 1/3, लगभग आधा और लगभग 2/3। क्या होगा आंसर दोस्तों, बताइए। समय शुरू हो चुका है आपका। राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? इसका आंसर होगा लगभग 2/3। आप देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिए, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11% उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश है, और जबकि इस 61.11 में जनसंख्या कितना निवास करती है? 39%। कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। और मिट्टी किस प्रकार की यहाँ पे है? रेतीली बलुई मिट्टी। क्या है? रेतीली बलुई मिट्टी। क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको कभी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में डाउट हो
तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ए भाकर, बी भोराट, सी गिरवा और डी सागलिया। क्या कहते हैं उसको बताइए आप। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भाकर। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है? राजस्थान में दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है न्यूनतम? ए जनवरी एवं फरवरी, बी मई एवं जून, सी जुलाई एवं अगस्त, डी अक्टूबर एवं नवंबर। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? न्यूनतम दैनिक तापांतर बताना है आपको। इसका आंसर होगा दोस्तों जुलाई एवं अगस्त। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक एवं वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। तो ये जुलाई और अगस्त का महीना किस में आता है? वर्षा ऋतु में। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहता है दैनिक तापांतर। ठीक है दोस्तों, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनलिका अपर्दन या मिट्टी अपर्दन की समस्या मुख्यतः होती है? राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अवनलिका अपर्दन या मिट्टी अपर्दन की समस्या मुख्यतः होती है? ए उदयपुर, बी सिरोही, सी अलवर, डी हाड़ौती पठार क्षेत्र कोटा। डी हाड़ौती पठार क्षेत्र कोटा। क्या होगा इसका आंसर? हाड़ौती पठार क्षेत्र कोटा। क्वेश्चन नंबर 9, नदी सहायक नदी में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे आपको एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ सहायक नदी दे रखी है। तो आपको सम्मिलित युग्म कौन सा नहीं है वो बताना है। ए बनास नदी है जो उसकी सहायक नदी कोठारी नदी, लूणी नदी उसकी सहायक नदी सागी नदी, काली नदी उसकी सहायक नदी आहू नदी, माही नदी उसकी सहायक नदी वाकल नदी। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर डी, माही नदी की कई सहायक नदियां हैं और इसमें से ईरू, नोरी, चैप, सोम, इसे चौप कहते हैं। ठीक है, चैप नहीं चौप, जाखम, मोरेन, अनास, पनम और बहादर, ये नदियां हैं जो माही नदी की सहायक नदियां हैं। लेकिन वाकल किसकी नदी है? वाकल आ जाती है साबरमती नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिए। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? ए गोमती नदी, बी बनास नदी, सी चंबल नदी, डी सोम नदी। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? बताइए दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? आपके पास समय है। ठीक है, बताइए। आपका आंसर होगा ए गोमती नदी। उदयपुर स्थित गोमती नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई इस झील में गोमती नदी, झावरी नदी, रूपारेल नदी और बागर नदियों का जल ढेबर दर्रे से होकर आता है, इसलिए इसे ढेबर झील भी कहते हैं। तो गोमती नदी को ढेबर झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ढेबर दर्रे से होकर इसका जल आता है। क्वेश्चन नंबर 11, ईसरदा परियोजना किस जिले में है? ए झालावाड़, बी चित्तौड़गढ़, सी सवाई माधोपुर, डी करौली। ईसरदा परियोजना किस जिले में है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए।
इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ईसरदा परियोजना, जिसे काफर डैम के ऊपर बनी हुई है, काफर डैम भी कहते हैं उस डैम जो परियोजना बनी हुई है, टोंक सवाई माधोपुर में स्थित बनास नदी पर निर्मित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए इस परियोजना को बनाया गया था। इसकी बांध के सभी मोरिया या गेट खोलने पर बांध में एक बूंद भी जल शेष नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, इस परियोजना के बारे में हमने जाना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? ए महाराजा गंगा सिंह को, बी जवाहरलाल नेहरू को, सी गोविंद वल्लभ पंत को, डी कंवर सेन को। किसको माना जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक? समय शुरू हो चुका है आपका, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंवर सेन को माना जाता है। किसको माना जाता है? कंवर सेन को। क्वेश्चन नंबर 13, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? ए 20%, बी 15%, सी 25%, डी 33%। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? बताइए दोस्तों, समय शुरू हो चुका है आपका। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी 33%। 1952 में घोषित राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कम से कम 33% भूभाग पर वन आच्छादित होना चाहिए। राज्य में प्रथम वन नीति कब आई? 18 फरवरी 2010 को घोषित की गई राज्य की प्रथम वन नीति। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 14, कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? ए बबूल, बी पीपल, सी धोकड़ा, डी पलास। किस वृक्ष से चारकोल अर्थात कोयला बनाया जाता है? कोयला है और किस वृक्ष से ये बनाया जाता है? राजस्थान में अधिकतर वृक्ष उसी पेड़ के पाए जाते हैं, तो बताइए कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों धोकड़ा। धोकड़ा वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? निम्न में से किस जिले में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? ए गंगानगर, बी सवाई माधोपुर, सी भरतपुर, डी चित्तौड़गढ़। कौन से जिले में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो बताइए आंसर क्या होगा आपका। आपका समय शुरू हो गया है, बताइए। कोई भी वन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो यह आंसर होगा इसका गंगानगर। सवाई माधोपुर में कौन कौन से? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आ गया, भरतपुर में केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और चित्तौड़गढ़ में बस्सी या भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसका आंसर होगा गंगानगर में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? राजस्थान में किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? ए उदयपुर, बी जयपुर, सी बीकानेर, डी टोंक। किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर। बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, राजस्थान के 2018-19 के बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण और विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई? ए बीकानेर, बी जयपुर, सी बाड़मेर, डी जैसलमेर। कहाँ पर है ये आंसर? बताइए आपका क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जयपुर जिले में है जो ये प्रसंस्करण बना हुआ है ऊँटनी के दूध का। नंबर 18, राजस्थान में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान करता है? कौन सा खनिज है जो 100% का योगदान करता है? ए वोलेस्टोनाइट, बी जिप्सम, सी एस्बेस्टोस, डी रॉक फॉस्फेट। क्या होगा दोस्तों? आपका समय शुरू हो चुका है, बताइए दोस्तों समय।
इसका आंसर होगा दोस्तों वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट है पूरा भारत में जितना भी उत्पादित होता है उसका 100% राजस्थान में मिलता है, जबकि जिप्सम राजस्थान में 93% जितना भी कुल भारत में उत्पादित होता है उसका 93% जिप्सम राजस्थान में उत्पादित होता है। एस्बेस्टॉस 89% और रॉक फॉस्फेट 75%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए कोटा, बी जोधपुर, सी जालोर, डी नागौर। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओशिया तहसील के रामपुरा बढ़िया गांव में स्थापित है राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क, जबकि दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ पे है? कोटा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? ए गंगानगर, बी बूंदी, सी बारा, डी सीकर। क्या होगा दोस्तों आपका आंसर? समय शुरू हो चुका है, आपको बताना है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है किस जिले की। इसका आंसर होगा गंगानगर की ए ऑप्शन। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही है इसकी 10%, जबकि सबसे अधिक रही है बाड़मेर की 32.5% वृद्धि दर रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है, तो किसमें किया गया है सर्व शिक्षा अभियान को? ए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में, बी पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन में, सी समग्र शिक्षा अभियान में, और डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका आंसर? सर्व शिक्षा अभियान को किसमें समाहित किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 संस्थाओं को एकीकरण कर इनका नाम कर दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। इन तीनों संस्थाओं को एकीकरण करके समग्र शिक्षा अभियान बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को रुपए का ऋण प्रदान करेगी। कितने रुपए का ऋण प्रदान करेगी इस योजना के अंतर्गत भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना? ये योजना है, कितने का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? ए 50,000 का, बी 1,50,000 का, सी 2 लाख रुपए का, डी 1 लाख रुपए का। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों बताइए? भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, एसटी एससी एससी और ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के 50,000 परिवारों को 4% की दर से 50,000 रुपए का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। कौन कौन सी इसमें आगे एसटी एससी ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के 50,000 परिवारों को 4% की दर से 50,000 रुपए का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत हैं? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत हैं? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसका आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर सी, अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर को मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 24,
सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेज क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है? ए जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। ऑप्शन बी नागौर, जोधपुर, पाली। ऑप्शन सी जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर। ऑप्शन डी जोधपुर, जालौर और बाड़मेर। तो बताइए दोस्तों, सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेज क्षेत्र किस जिले में है? आपका समय शुरू होता है दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर बताइए आप। समय शुरू हो चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। ये जो क्षेत्र है ये सौर ऊर्जा, यहाँ पे विपुल संभावना है सौर ऊर्जा की, इसलिए इस क्षेत्र को सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेज क्षेत्र घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, उस स्थान का नाम पहचानिए जहां 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहले अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन किया। ए कोटपुतली, बी फागी, सी भंभोरी, डी चौमू। कौन सा क्षेत्र में अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन किया गया? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भंभोरी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खाद्य सुरक्षा के तहत अन्नपूर्णा भंडार योजना का शुभारंभ 31 अक्टूबर 2015 को जयपुर जिले में ग्राम भंभोरी में किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की स्थापना कब हुई? राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की स्थापना कब हुई? ए 1995, बी 1955, सी 1950, डी 1991। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर शो हो रहा है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, 1955। तो स्थापना कब की गई? 17 जनवरी 1955 को आरएफसी राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में बनाया गया। आरएफसी के उद्देश्य क्या है? राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। आरएफसी ने 2000 से 20 करोड़ रुपए तक ऋण 10 से 14% ब्याज पर स्वीकृत करता है। तो ये क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, उद्देश्य देंगे और उद्देश्य को में से आपको पूछा जाएगा कि कौन सा उद्देश्य आरएफसी का नहीं है। अगला आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? ए उत्तर रेलवे, बी उत्तर पश्चिम रेलवे, सी मध्य रेलवे और डी पश्चिमी रेलवे। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस जोन के अंतर्गत आता है? समय शुरू हो चुका है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम रेलवे। राजस्थान में 14 जून 2000 को स्थापित उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। कब स्थापित किया गया? 14 जून 2000 को स्थापित किया गया। और उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? ए भीलवाड़ा, बी हल्दी घाटी, सी नागौर, डी जोधपुर। धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। समय शुरू हो चुका है आपका। राजस्थान की धातु नगरी, राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है नागौर को। क्यों कहा जाता है नागौर को धातु नगरी? नागौर में धातु के कृषि यंत्र औजार बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, इसलिए इसे धातु नगरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृषि यंत्र और औजार बड़े पैमाने पे बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, निम्न नगरों को उनके प्राचीन नामों के साथ सुमेलित कीजिए। आपको दे रखा है, एक तरफ नगर दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके प्राचीनतम नाम दे रखे हैं। आपको सुमेलित करना है। बयाना, नागौर, नगरी और प्रतापगढ़ ये 4 नगर दे रखे हैं। प्राचीन नाम दे रखे हैं कांठल, मध्यमिका, श्रीपंत और अहिछत्रपुर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। समय शुरू हो चुका है आपका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे बयाना को क्या कहते हैं? बयाना को कहते हैं श्रीपंत। बयाना श्रीपंत। नागौर को क्या कहते हैं? नागौर का प्राचीन नाम है अहिछत्रपुर। नगरी, नगरी को कहते हैं मध्यमिका। और प्रतापगढ़ को
कांटल क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए, समझ में आ गया होगा। राजस्थान में फैले थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? राजस्थान में फैले थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है लगभग में, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2,09,100 वर्ग किलोमीटर। 2,09,100 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए 31। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है? ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है? समय शुरू हो चुका है आपका दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अरावली का राजस्थान में अधिकतम विस्तार कितना है? 16 जिलों में है। अधिकतम विस्तार कितने जिलों में? 16 जिलों में है। अगला क्वेश्चन कीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? ए अरब सागरीय चक्रवातों से, बी भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, सी बंगाल की खाड़ी मानसून से और डी अरब सागरीय मानसून से। आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों, क्या होगा आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? कौन सा मानसून से बरसात होती है? तो ये आप देखिए ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखिए कि जो ये मानसून है, दक्षिण पूर्वी मानसून है, इसकी दो शाखाएं हैं। एक तो अरब सागरी शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, राजस्थान में दोनों शाखाओं से बरसात होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से शाखा से होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा में जो पवनें आती है उसकी 30% उसमें आर्द्रता होती है और वो लगभग 75% राजस्थान में वर्षा करती है। जबकि जो अरब सागरी शाखा है वो 65% उसमें आर्द्रता होने के बावजूद भी 25% ही वर्षा वो राजस्थान में कर पाती है। ठीक है, तो सर्वाधिक किससे वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 33। मिट्टी में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या का क्या समाधान है? मिट्टी में लवणीयता और क्षारीयता की समस्या का क्या समाधान है? ए वालरा कृषि, बी शुष्क कृषि, सी रासायनिक खादों का प्रयोग और डी मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके लवणीयता और क्षारीयता की समस्या से निदान पाया जा सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से हकरा का संबंध क्या है? हकरा किसके लिए जाना जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। ए कांतली नदी, लूनी नदी, बी सी घग्गर नदी, डी बनास नदी। कौन सी नदी से हकरा का संबंध है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका आंसर। आपका समय शुरू हो चुका है। निम्नलिखित में से हकरा का संबंध किस नदी से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गगर नदी से। गगर नदी से क्यों? गगर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। ठीक है, और जब ये इस नदी में पानी की आवक बहुत ज्यादा हो जाती है बरसात के समय, तो ये पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक चली जाती है और पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। जबकि कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं सीकर जिले में। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालोर में रेड या नेड भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, गगर नदी किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35। राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम कृषि भूमि वाले जिले कौन से हैं? राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम कृषि भूमि वाले जिले कौन से हैं? ए जैसलमेर व जोधपुर, बी जैसलमेर व बाड़मेर, सी श्रीगंगानगर और बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी बाड़मेर व राजसमंद। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। समय शुरू हो चुका है आपका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाड़मेर और राजसमंद। राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम कृषि भूमि कहाँ पे है? तो राज्य में सर्वाधिक कृषि भूमि कौन सी कहाँ पे? बाड़मेर में है, और जबकि न्यूनतम कृषि भूमि कहाँ पे? राजसमंद में है। क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल कौन सी है? ए गन्ना, बी चुकंदर,
सी कपास, डी मूंगफली। कौन सी नकदी फसल प्रमुख है? समय शुरू हो चुका है आपका, बताइए दोस्तों। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कपास। राजस्थान में 3 तरह के कपास उत्पादित होते हैं। कौन कौन से? एक तो देसी कपास है, दूसरा अमेरिकन कपास है और तीसरा है मालवी कपास। कपास उत्पादक के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर और बांसवाड़ा। ये 3 जिले हैं राजस्थान के, यहाँ पर कपास उत्पादित अत्यधिक मात्रा में होता है। प्रमुख जिले कपास उत्पादन के हनुमानगढ़, गंगानगर और बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना कब की गई? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना कब की गई? ए 27 दिसंबर 1999 को, बी 27 सितंबर 2000 को और ऑप्शन नंबर बी वापस बता देता हूं आपको, 27 सितंबर 2000 को, ऑप्शन सी 12 सितंबर 2000 को, ऑप्शन डी 15 जुलाई 1985 को। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर बी 27 सितंबर 2000 को बिछावत, बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिए 38 नंबर क्वेश्चन। रणथंभौर के बागों का जच्चा घर किसे कहा जाता है? रणथंभौर के बागों का जच्चा घर किसे कहा जाता है? ये आंसर, इसका आंसर बताइए। कौन से अभ्यारण्य को? ऑप्शन ए वन विहार अभ्यारण्य, ऑप्शन बी सरिस्का अभ्यारण्य, ऑप्शन सी मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य और ऑप्शन डी रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? रणथंभौर के बागों का जच्चा घर किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वन विहार अभ्यारण्य। कहाँ पे है? धौलपुर जिले में स्थित है। ठीक है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर जिले में स्थित है, जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल्स है, कोटा और झालावाड़ में है, जो गायकरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। जबकि रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी को भारत का 52वीं व राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39। राज्य में ग्राम स्तर पर प्रथम पशु गणना कब की गई? राज्य में ग्राम स्तर पर प्रथम पशु गणना कब की गई? वर्ष 1951 में, बी वर्ष 1961 में, सी वर्ष 1977 में, डी वर्ष 1991 में। राजस्थान में ग्राम स्तर पर प्रथम पशु गणना कब की गई? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1977 को, वर्ष 1977 को। अब देखिए 1951 में क्या हुआ, 1961 में क्या हुआ और 1977 में क्या हुआ। कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है। आपको इसमें 3 क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूँ कि स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना 1951 में की गई। ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना कब हुई? 1951 में। ठीक है, 1961 में क्या हुआ? वर्तमान राजस्थान में प्रथम पशु गणना 1961 में की गई, जबकि राजस्थान में ग्राम स्तर पर प्रथम पशु गणना 1977 में हुई। ठीक है, याद रख पाएंगे आप? क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। ए सफेद संगमरमर राजसमंद में, बी गुलाबी संगमरमर उदयपुर में, सी पीला संगमरमर जालोर में, डी बादामी संगमरमर पाली में। निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म सुमेलित है ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी गुलाबी संगमरमर कहाँ पे है? उदयपुर में। जबकि सफेद संगमरमर कहाँ पे है? मकराना नागौर में स्थित है, राजसमंद में नहीं है। पीला संगमरमर कहाँ मिलेगा आपको? जैसलमेर में मिलेगा। बादामी संगमरमर कहाँ मिलेगा? जोधपुर में मिलेगा, पाली में नहीं। और पाली में क्या मिलेगा आपको? सतरंगी संगमरमर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। गुलाबी संगमरमर उदयपुर में
सफेद संगमरमर मकराना नागौर में, पीला संगमरमर कहाँ पे, जैसलमेर में है, जबकि बादामी संगमरमर कहाँ पे, जोधपुर में। पाली में कौन सा, सतरंगी संगमरमर पाली में मिलता है, सतरंगी संगमरमर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास की शीर्ष संस्था कौन सी है? राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास की शीर्ष संस्था कौन सी है? ए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, बी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, सी राजस्थान राज्य पावर कॉर्पोरेशन निगम, डी राजस्थान ऊर्जा विकास निगम। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? समय शुरू हो चुका है आपका। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम, अक्षय ऊर्जा निगम। इसकी स्थापना कब की गई? 9 अगस्त सन 2000 को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पे? अक्षय ऊर्जा निगम विकास निगम का, अक्षय ऊर्जा निगम का जयपुर में है। जबकि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का 19 जुलाई 2000 को की गई। राजस्थान राज्य पावर कॉर्पोरेशन निगम 1995 में की गई, इसे कहा जाता है आरएसपीसीएल, आरएसपीसीएल। जबकि रीडा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1985 में की गई। अब सन 2000 में क्या किया गया? आरएसपीसीएल और आरईडीए रीडा दोनों को मिलाकर एक संस्था की गठन किया गया, राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम। अब ये जो आपके सामने जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम है, इन दो संस्थाओं का एकीकरण करने के बाद में अस्तित्व में आई, आरपीसीएल, आरएसपीसीएल और रीडा की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिए 42। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो बताइए क्या होगा आपका आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात आता है डूंगरपुर में 994। उसके पश्चात नंबर आता है राजसमंद का 990। उसके पश्चात नंबर आता है 987 पाली में है। और उसके पश्चात प्रतापगढ़ 983, बांसवाड़ा 980। ये आपको क्रम दे रखा है, आपको इसी क्रम में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? ए महाराजा उमेद मिल्स, बी मेवाड़ टेक्सटाइल, सी एडवर्ड मिल्स, सी महालक्ष्मी मिल्स। क्या होगा इसका आंसर बताइए दोस्तों? सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? महाराजा उमेद मिल्स, बी मेवाड़ टेक्सटाइल, सी एडवर्ड मिल्स, महालक्ष्मी मिल। तो सबसे बड़ी मिल कौन सी है सूती वस्त्र की? तो ये महाराजा उमेद मिल्स है। पाली में बांडी नदी के किनारे, पाली जिले में बांडी नदी के किनारे ये मिल्स स्थित है। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। जबकि मेवाड़ टेक्सटाइल कहाँ पे है? मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा में है। 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। एडवर्ड मिल्स कहाँ मिलेगी आपको? अजमेर में। और वर्तमान में ये चालू नहीं है, बंद है। महालक्ष्मी मिल्स है ब्यावर अजमेर में। 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आपको बहुत ही लाभान्वित होंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में। प्रत्येक टॉपिक का आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान में आरएसआरटीसी की स्थापना कब की गई? राजस्थान में आरएसआरटीसी की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1962, 1 अक्टूबर 1964, 1 अक्टूबर 1965 और 1 अक्टूबर 1963। आप जो बसों में यात्रा करते हैं राजस्थान रोडवेज, वो उसकी स्थापना कब की गई? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अक्टूबर 1964। दोस्तों अशोक गहलोत सरकार के द्वारा जो आज एक योजना चलाई गई है बसों में, जब आप एग्जाम में देने जाते हैं तो बसों में आपका कोई भी किराया नहीं लगता। तो ये अशोक गहलोत के द्वारा आरएसआरटीसी जो इस संस्थान में इस योजना चलाई गई है। सरकारी बस
सेवा के संचालन के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, सरकारी बस सेवा के संचालन के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 45, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक लोग रहते हैं? ए उत्तर पश्चिम भूभाग, बी मध्यवर्ती भूभाग, सी पूर्वी मैदानी भूभाग और डी दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। आपका समय शुरू होता है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब देखिए, ये 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को हम बांटते हैं। अब इनका कितने क्षेत्रफल पे ये भौतिक प्रदेश थे तो आपको मैं बता देता हूँ। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 61.11% क्षेत्रफल लिए हुए हैं, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है और 12 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि मध्यवर्ती भूभाग अरावली प्रदेश है जो 9.1% पे है, 10% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है और 13 जिले मुख्यतः 7 हैं और गौण रूप से 13 जिले विस्तृत हैं ये अरावली। पूर्वी मैदानी प्रदेश 23.3% क्षेत्रफल में ये और 39% जनसंख्या निवास करती है, 10 जिले इसके अंतर्गत आ जाते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी भूभाग 6.49% क्षेत्रफल लिए हुए हैं, 11% जनसंख्या है, जबकि 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? कौन से जिले में सर्वाधिक विषमता पाई जाती है जलवायु की? ए बांसवाड़ा, बी जैसलमेर, सी जोधपुर, डी नागौर। क्या आंसर होगा आपका दोस्तों? समय शुरू हो चुका है आपका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। जैसलमेर जिले में सर्वाधिक जलवायु की विषमता पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यहाँ पर जो यहाँ की मिट्टी है, रेतीली मिट्टी, वो बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है और उतनी ही जल्दी गर्म होती है और गर्म होने ठंडी होने पर वातावरण पर प्रभाव डालती है। यहाँ पर तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है और तापमान शून्य भी में भी पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में भूमि कटाव को रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त होती है? तो बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन निराई गुड़ाई, बी गहरी जुताई, सी पंक्तिबद्ध बुआई और डी मेड़बंदी। दोस्तों अगर आप गांव के निवासी हैं तो आपने देखा होगा खेत के चारों ओर तरफ क्या करते हैं जिससे पानी को रोका जा सके खेत के अंदर कर, तो वही आपका आंसर होगा। बताइए, समय शुरू हो चुका है आपका। इसका आंसर होगा मेड़बंदी। ये खेत है, ये आप खेत है तो खेत के चारों तरफ इस प्रकार से क्या कर देते हैं, मेड़बंदी कर देते हैं ताकि पानी यहाँ पे इकट्ठा हो सके और जो ये मिट्टी है ये कहीं खेत की मिट्टी कहीं और नहीं जा सके, बाहर नहीं जा सके। ठीक है दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, चंबल नदी का अपवाद क्षेत्र किस किस राज्य में है? चंबल नदी का अपवाद क्षेत्र किस किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ऑप्शन लास्ट ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। अगर आपने नदियों को उसके मैप के सहायता से याद किया है तो आप इसका आंसर आराम से बता सकते हैं। चंबल नदी का अपवाद क्षेत्र किन किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, आख्यानों या कहावतों के अनुसार किस झील का निर्माण देवताओं के द्वारा अपने नाखून से खोदकर किया गया है? ऑप्शन ए नक्की झील, ऑप्शन बी पुष्कर झील, ऑप्शन सी कोलायत झील और ऑप्शन डी बालसमंद झील। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? समय शुरू हो चुका है आपका। नाखून से खोदकर किया गया किस झील का निर्माण? इसका आंसर होगा पुष्कर झील, नक्की झील। नक्की झील आंसर होगा। नक्की झील कहाँ पे? माउंट आबू में। पुष्कर झील एक क्रेटर झील का उदाहरण है।
क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, कोलार झील का आपको कहाँ मिलेगी? बीकानेर में। आगे बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 50 आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लाइक कर लीजिए और मिलते फिर अगली क्लास में। ये अंतिम क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? ए धौलपुर, भरतपुर, अलवर और करौली। बी ऑप्शन धौलपुर, भरतपुर, करौली और दौसा। ऑप्शन नंबर सी भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? बताइए, समय शुरू हो चुका है आपका। दोस्तों, जो मत्स्य संघ हुआ था गठन, वो आपको याद नहीं रखता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हम अलवर को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन इसमें अलवर जिला शामिल नहीं रहता है। ठीक है, भरतपुर, ये भरतपुर भरतपुर आ जाएगा भरतपुर संभाग में। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये जिले हैं इसमें भरतपुर संभाग में। अलवर जिला इसमें शामिल नहीं है।